Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, a period of transition. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, whatever topic is there in this chapter before this paragraph, we have completed that in part 1. We'll start part 2 with Industrial Revolution. स्टूडेंट्स हम लोग ने पार्ट वन में देखा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोमियो, वास्को डी गामा, इन लोगों ने अपनी जर्नी के थ्रू जो सी रूट नए नए डेवलप कर लिए तो ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होने लग गया। यूरोपियंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से लेके जाते। ठीक है, चाइना और इंडिया में भी ट्रेड हो रहा था। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना है, मींस आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम उस बढ़े हुए प्रोडक्शन को डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो चलो, एवर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जितना ये ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, इसका मतलब ये था कि आपको ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस करना है, वो भी बिल्कुल कम से कम टाइम में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था बेटा, तब भी प्रोडक्शन होता था। ठीक है, रूरल एरियाज में प्रोडक्शन होता था, लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, हाथों से बनाते थे, पर वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करने लग गए। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो हमें गुड भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा और साथ साथ में लिमिटेड मीन्स शॉर्ट टाइम में उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन ओनली विल एबल टू प्रोड्यू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट। डिमांड जो है मार्केट की, उसको पूरा करने के लिए आपको गुड ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, प्लस कम समय में भी बनाना है। जो डोमेस्टिक सिस्टम था उस टाइम में प्रोडक्शन करने का, उसमें आर्टिशंस रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे, मर्चेंट से गुड अपने घर में बना लेते थे, और वो भी हाथों से। ठीक है, बेयर एंड जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद से ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ये गलत होगा बोलना। प्रोडक्शन हम पहले भी करते थे और उस पीरियड को हम बोलते थे बेटा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते थे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले था, जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होते थे बट विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, सिंपल टूल्स एंड एट होम ओनली। ओके, फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे फिर हम मर्चेंट्स को ही दे देते थे और मर्चेंट्स उनको सेल आउट कर देता था, मार्केट की डिमांड्स को पूरा कर देता था। फिर स्ट्रॉन्ग नीड आई हम लोगों को किसकी, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे उसमें हम इंक्रीज डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट आई कि जिसमें प्रोडक्शन एक ही रूफ के अंदर हो जाए, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ भी जाए। तो फिर आया फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। क्या आया? फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। कब? 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी क्या बचा? 18th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 में शुरू होके 1800 में ख़त्म होगा। तो डोंट कंफ्यूज विथ 18th सेंचुरी। ठीक है, कि 18th सेंचुरी है मतलब 1801 1805 की बात करें। 18th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट होगा और 1800 पे आकर तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो 1800s में एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हमने बोला फैक्ट्री सिस्टम। जो रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने फैक्ट्रीज बना ली, जो जो उस टाइम में नई नई मशीन्स आते जा रही थी उनको उन्होंने वहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। रॉ मटेरियल्स लेने लगे मार्केट से और फिर वर्कर्स को एम्प्लॉय करते, हायर करते, उन्हें वेजेस प्रोवाइड करते। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके लिए कोई काम करेगा तो यू हैव टू प्रोवाइड देम समथिंग, है ना। तो अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप क्या देंगे उनको? वेजेस। और मशीन्स की हेल्प से गुड प्रोड्यूस होने लग गया। इसी डेवलपमेंट को हमने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एंटायर फैक्ट्री सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन्स, एम्प्लॉयमेंट टू टू वर्कर्स एंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन, ये ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन बिकॉज इट मार्क्ड अ रेडिकल चेंज। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आ गई तो हमने रेवोल्यूशन नाम क्यों दे दिया? हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किसी चीज़ के लिए हमने लड़ाई की, एक बड़ा सा चेंज लेके आए लड़ाई करने के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की को ख़त्म कर दिया, रशियन रेवोल्यूशन में हमने कम्युनिज्म को ले आए। यहाँ पर ऐसा क्या था कि इसको हमने रेवोल्यूशन बोला? तो इसे रेवोल्यूशन बोलना
बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आए किस में, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में। एक चीज़ और हुई बेटा कि विलेजेस से लोग शिफ्ट करने लगे उस एरिया में जहाँ पर फैक्ट्री इंस्टॉल्ड थी। ठीक है, मीन्स अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ के वो कहाँ आ गए, अकेले शहरों में काम करने। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम स्टार्ट हुआ वो कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ। फिर इनिशियल स्टेजेस में फैक्ट्री कम थी, वर्कर्स ज़्यादा थे, तो वेजेस कम थे। ठीक है, मेल फीमेल दोनों काम करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें रेडिकली इसी पर्टिकुलर एरा में, इसी पर्टिकुलर टाइम में चेंज हुई, और बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से चेंज हुई, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के आने से चेंज हुई, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, सो व्हाई इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, बिकॉज it marked radical change from the domestic system of production. सोशल चेंजेस भी आए, पर ठीक है हमारी बुक बोल रही है, हम इतना ही पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में रेडिकल चेंजेस आए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, ये थे कुछ इनिशियल फैक्ट्रीज। मैकेनाइजेशन ऑफ लेबर विथ चीफ फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चीफ, हाँ चीफ नहीं, चीफ इंपॉर्टेंट, मुख्य है बेटा। ये स्टीम इंजन है जो डिस्प्ले में लगा हुआ है। ठीक है, इसको बनाया था जेम्स वॉट ने। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर बना इंग्लैंड। तो भाई इंग्लैंड ही क्यों, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी आता है कि अगर इंग्लैंड 60% वर्ल्ड को रूल कर गया तो वाई, हाउ, कैसे, क्यों, क्या था उनके पास ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे रहेगा, पर एक ये भी बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है कि इतना सा इंग्लैंड कैसे 60% वर्ल्ड को कंट्रोल कर गया। इंडिया भी उसकी कॉलोनी था, साउथ अफ्रीका भी उसकी कॉलोनी था, इवन यूएसए भी उसकी कॉलोनी, और ऑस्ट्रेलिया भी उसकी ही कॉलोनी था। तो इतनी सी छोटी कंट्री कैसे इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर गई। इवन मेनी मोर कंट्रीज आर देयर। ओके, ये तो मैंने आपको मेन बड़ी बड़े कंट्रीज के एग्जांपल दिए। ठीक है, चलो, तो हम बात करेंगे कि इंग्लैंड ही क्यों बना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम था। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी ब्रांच थी जो कि साइंस एजुकेशन में बिलीव करती थी। ठीक है, कोल अवेलेबल था, आयरन एंड स्टील अवेलेबल था, और जहाँ आप पढ़ने लग जाते हो, एजुकेशन आप लेने लग जाते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को डायनामिकली सोच सकते हो, और यही हुआ इंग्लैंड के साथ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बिगेन हुआ मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी मतलब 755 और 60। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फ्रेम में मिडिल 18th सेंचुरी में ये शुरू हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड इस टाइम में बहुत ही एडवांटेजस पोजीशन में था, इसी वजह से वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सस्टेन कर पाया, या स्टार्ट हुआ और फिर सस्टेन कर पाया। इंग्लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे, कोल था, आयरन था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नीडेड था। जितनी भी मशीन अभी भी बन रही हैं उनमें मैक्सिमम यूज़ आयरन और स्टील का ही होता है। ठीक है, और आयरन और स्टील बनाना है तो कोल का यूज़ तो चाहिए। ठीक है, किसी भी मिनरल सॉरी मेटल को आप स्लरी बनाएंगे तो कोल तो लगेगा ही लगेगा। तो इंग्लैंड में फर्स्ट रीज़न है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ पर कोल और आयरन दोनों अवेलेबल थे। स्टेबल गवर्नमेंट थी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि गवर्नमेंट बहुत टाइम तक काम कर रही है, तो उसको ऐसे लगेगा ना कि भाई यहाँ पर ट्रेड डेवलप हो, है ना, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स हो तो ट्रेड हो, एग्रीकल्चर अच्छा प्रोड्यूस करे, एग्रीकल्चर अच्छा प्रोड्यूस करेगी तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलेगी। तो ये सब एनकरेज कर रही थी वहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट, ट्रेड को भी और कॉमर्स को भी। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्हें लिबर्टी दी गई थी कि वो जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस भी प्रोडक्ट में चाहें डील कर सकते हैं, उसे सेल आउट कर सकते हैं। चलो, फिर एक प्रैक्टिस थी जिस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं सर्फडम की प्रैक्टिस। सर्फडम का मतलब क्या होता है, दासत्व। पहले ऐसे होता था बच्चों की, ह्यूमन बीइंग को भी खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, मतलब दास रख लिए जाते थे, जैसे एक दास मेरा है तो पूरा जीवन मेरा ही रहने वाला है। तो एक टाइम के बाद इंग्लैंड में सर्फडम खत्म हो गया, दासत्व, दास प्रथा खत्म हो गई। तो वो सारे लोग जो पहले कभी दास हुआ करते थे, अब वो लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना काम ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही वो फ्री हुए तो वो सिटीज़ की तरफ भागे।
फॉर वॉट? फॉर वर्क। तो चीप लेबर भी इजीली अवेलेबल थी। तो आपके पास कोल है, आपके पास आयरन है, स्टेबल गवर्नमेंट है जो ट्रेड को प्रमोट करना चाहती है, कॉमर्स को बढ़ावा दे रही है, फैक्ट्रीज सेट हो रही हैं, और अब तो आपको क्या भी मिल रही है? चीप लेबर, सस्ते में भी क्या भी मिल जाएगी? लेबर। और एक अच्छी बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, एम्बार्क्ड ऑन अ पॉलिसी ऑफ जोग्राफिकल एक्सपांशन, जो कंटिन्यू जोग्राफिकल एक्सपांशन कर रही थी, रैपिड कॉलोनाइजेशन हो रहा था, जिससे इंग्लैंड को सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज से रॉ मटेरियल वेरी चीप कॉस्ट में अवेल हो रहा था। जैसे कि इंडिया से भी वो रॉ मटेरियल ले रहे थे, हमसे क्या ले रहे थे बेटा? स्पाइसेस, कॉटन। चाइना से वो ले रहे थे टी और सिल्क। इवन सिल्क थोड़ा बहुत हम भी सप्लाई कर देते थे। और जितने भी डायमंड माइंस थी साउथ अफ्रीका में, को गोल्ड माइंस थी, वो भी सब किसके पास ही थी भाई? ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर रखी थी। कोल माइंस हो, डायमंड माइंस हो, सब सब उनके कंट्रोल में थी। चलो, तो ये क्या करे थे? जोग्राफिकल एक्सपांशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अटलांटिक ओशन, यहाँ पर रहेगा यूरोप, यूरोप में भी इंग्लैंड स्पेशली यहाँ पर, फिर ये रहा अफ्रीका, और यहीं से चालू होता है रशिया, और यहाँ पर आएगा आपका इंडिया। तो बेटा फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जापान। तो इस इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के भी कंट्रोल था, इस इंग्लैंड का यूएसए पे भी कंट्रोल था, इस इंग्लैंड का कनाडा पे भी कंट्रोल था। ये कनाडा है, ये यूएसए है। इसी इंग्लैंड का हमारे इंडिया पे भी कंट्रोल था, इसी इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका पे कंट्रोल था, और यही इंग्लैंड किसको भी कंट्रोल कर रहा था? इस ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सारी जगहों से रॉ मटेरियल सप्लाई किसको हो रही थी? इंग्लैंड को। सपोज करो यहाँ सेंटर में इंग्लैंड है, यूएसए से भी रॉ मटेरियल आ रहा है, कनाडा से भी रॉ मटेरियल आ रहा है, इंडिया से भी रॉ मटेरियल आ रहा है, साउथ अफ्रीका से भी रॉ मटेरियल आ रहा है, और इवन ऑस्ट्रेलिया से भी रॉ मटेरियल आ रहा है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की कोई कमी ही नहीं है। These colonies also served as market। obviously बात है, वहाँ से चीप कॉस्ट में रॉ मटेरियल खरीद लो, उस पर कुछ प्रोसेस लगा के फाइनल प्रोडक्ट बना के फिर से उसको कहाँ ही सेल आउट कर दो? कॉलोनीज। तो कॉलोनीज ड्यूअल पर्पस फुलफिल करती थी। एक तो सप्लाई करती थी रॉ मटेरियल को, और सेकेंड एक बहुत बड़ा मार्केट थी किसके लिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। एम आई क्लियर है? ओके, चलो। Yes, so these colonies also served as market where British could dump their finished product for sale। जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपनी प्रोडक्ट को डंप कर देते थे फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट आउट। चलो, ये हैं हमारे जेम्स वॉट, और ये हैं जॉर्ज स्टेफेंसन। ठीक है, एन एटमॉस्फेयर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। एक जो एटमॉस्फेयर इंग्लैंड में बना हुआ था किसके लिए? साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। उसने भी बहुत हेल्प की इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया, कैनाल्स बनी, नहरें, मतलब नहरें वो जो एक मेन रिवर से हम पानी विलेजेस तक पहुंचाते हैं, वो रोड्स बन गए। इससे भी इंग्लैंड को बहुत हेल्प मिली, और इन्हीं सारी वजहों से इंग्लैंड बना फर्स्ट नेशन टू बी इंडस्ट्रियलाइज। इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन। इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गया इंग्लैंड। किसकी वजह से? कैनाल्स की वजह से, रोड्स की वजह से, साइंटिफिक माइंडसेट की वजह से, कॉलोनीज की वजह से, है ना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से इंग्लैंड बना मास्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो, मेजर इन्वेंशंस की अगर हम बात करें, तो जो चीज़ थी जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ इनिशियल स्टेज में, वो था आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री? टेक्सटाइल। देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी चल रही, इंडस्ट्रीज बहुत सी, फैक्ट्रीज बहुत सारी आ गई, पर जो पहला काम हमने करना स्टार्ट किया वो किसके ऊपर करना स्टार्ट किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू बी मैकेनाइज्ड। पहली मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री बनने वाली इंडस्ट्री का श्रेय जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। जेम्स हारग्रेवर स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रेवर्स स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट्स
वाटर फ्रेम बनाने का श्रेय जाता है रिचर्ड आर्कराइट को। स्पिनिंग जेनी बनाई जेम्स हारग्रेवर ने। सैमुअल क्रॉम्पसन ने बनाई स्पिनिंग म्यूल। एडमंड कॉर्बेट ने बनाई पावर लूम। जॉन काय ने बनी फ्लाइंग शटल। और बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिसने प्रोडक्शन क्लॉथ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। एक बार ध्यान रखना, मैम मैच द पेयर में दे सकती हैं, मैच द राइट पेयर में हु मेड हुम व्हाट। तो जेम्स हारग्रेवर स्पिनिंग जेनी। 1 मार्क क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है। विच इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट मैकेनाइज, तो विच इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर जेम्स हारग्रेवर स्पिनिंग जेनी, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम। सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल। एडमंड कॉर्बेट पावर लूम। जॉन काय फ्लाइंग शटल, ये आना चाहिए, ठीक है। फिर लिंस्कायर यॉर्कशायर एमर्ज्ड एज द न्यू मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस हो गए दो एमर्जिंग सेंटर्स, लिंस्कायर एंड यॉर्कशायर। जो इम्प्रूव सिस्टम था किसका, इंजन का, किसने इम्प्रूव किया था, जेम्स वॉट ने। द इम्प्रूव्ड सिस्टम इंजन बाय जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया किसके इंजन को, न्यू कॉमन ने पहले स्टीम इंजन बनाया। इसमें एक फ्लॉ दिखा किसको, जेम्स वॉट को। वो फ्लॉ क्या था कि जेम्स वॉट ने देखा कि ये जो न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया है इसमें बहुत सारी स्टीम क्या हो जाती है बेटा, वेस्ट हो जाती है, तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, ऐसे सोच के जेम्स वॉट ने उसके ऊपर काम किया और इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन दे दिया। क्या यहाँ पर मैं क्लियर हूँ आप लोगों को। जो स्टीम इंजन किसने बनाया, न्यू कॉमन ने। उसमें एक फ्लॉ था, थोड़ी सी कमी थी, वो थी कि वो बहुत सारी ये स्टीम को वेस्ट कर देता था। जेम्स वॉट ने उसके ऊपर काम किया और हमें इम्प्रूव्ड स्टीम इंजन दे दिया। रिप्लेस वाटर एंड हॉर्स पावर इन मिनी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर इंजन आया जो किससे चलता था, स्टीम पावर्ड से। लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। जो आज भी आप लोगों ने देखा होगा ना, जो ड्राइवर होते हैं जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं उन्हें हम लोको पायलट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोको पायलट, ठीक है। तो लोकोमोटिव मतलब इंजन होता है जो पूरी ट्रेन को ड्राइव करता है, ठीक है। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव, इंजन ही बना दिया जो स्टीम पावर से चलता था। उससे ट्रांसपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल का वन प्लेस टू अनदर इजीली, वो भी। फिर इन्वेंशन हुए जैसे सीड ड्रिल बन गया, एक मैकेनिकल सीडर था जो अलाउ करता था सीड को इजीली एक पर्टिकुलर डेप्थ में सीड को बरी करने में, ठीक है। देखो हम हाथ से अगर बीज डालने की कोशिश करते हैं ग्रो करने के लिए तो कई बार वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में डल जाता है, कई बार इतना ऊपर कि उसको बड्स वगैरह ही ले जाते हैं, वो इरोड हो जाता है ना, उड़ उड़ जाता है। पर सीड ड्रिल के आने से क्या हुआ, प्लांट इजीली उस सीड को आप प्लांट कर सकते हैं अर्थ में एक प्रॉपर डीप डेप्थ में, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा नीचे ना बहुत ज़्यादा ऊपर। फिर आया हॉर्स शो। एक हॉर्स ड्रॉन मशीन थी जो सॉइल को लूज करती थी और वीट को किल करती थी ना, फॉर लूजिंग द सॉइल एंड किल्ड वीट। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीट, है ना। तो अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए एक हॉर्स मशीन आ गई, हॉर्स ड्रॉन मशीन आ गई, ठीक है, जिसका नाम था हॉर्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन सारी चीज़ों जैसे ड्रिल हो गया, कैनाल सिस्टम था, हॉर्स था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बेटर कोल माइनिंग टेक्निक्स डेवलप कर ली गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ में कुछ ना कुछ कंटिन्यूस अपग्रेडेशन हो रहा था, तो कोल माइनिंग टेक्निक में भी सुधार आया। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अफेक्ट हुई ही थी। कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई काम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बचा नहीं था। ऑल मेजर इंडस्ट्रीज वर अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर धीरे 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 इंग्लैंड से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में, अक्रॉस यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान चला गया, ठीक है। स्टार्टेड और फ्लरिश्ड फर्स्ट इन इंग्लैंड, देन इन एंटायर यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ओके, एंड मेनी अदर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इम्पैक्ट क्या हुआ किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है। क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था लेड टू स्वीपिंग चेंजेस इन यूरोप एंड एल्सवेयर, यूरोप में भी और
वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में स्वीपिंग चेंजेस लेके आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इम्पैक्ट था राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। वट एवर इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग सम रिटर्न ऑन इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल में इज्म लग गया, वाद के लिए होता है यूज, है ना। तो इज्म जहाँ पर भी यूज होगा बेटा, ये किसके लिए होता है? वाद के लिए, जैसे नेशनलिज्म, है ना, कम्युनिज्म। तो वैसे ही कैपिटलिज्म होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो अमाउंट मनी का जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। और इसमें लगाया मतलब वाद, तो क्या हो गया? पूंजीवाद। अब ये बड़े वाली मात्रा आएगी कि छोटी वाली आएगी? पूंजीवाद ऐसा वाला होगा कि ऐसा पता नहीं, पर हमें मतलब भी नहीं है उससे, हम तो क्या, कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। कैपिटलिज्म आने के बाद फ्यूडलिज्म यूरोप में डिक्लाइन होने लगा, मतलब खत्म होने लग गया। एक नया सिस्टम डेवलप हो गया अक्रॉस इन इट्स प्लेस। फ्यूडलिज्म की जगह एक नया सिस्टम आ गया, वो था कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या था? सामंतवाद, सामंत प्रथा, सामंतवाद, अब उसको रिप्लेस कर दिया कैपिटलिज्म ने। अब कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म वो सिस्टम है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लेबर कैप, एंटरप्रेन्योर, ऑन्ट्रप्रन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, ऑन्ट्रप्रन्योर जैसे बोलना। तो वो व्यक्ति जो बिजनेस खोलता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। कैपिटल मतलब पैसा, लैंड मतलब ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन होगा, लेबर मतलब जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। अगर इन सब के ऊपर कंट्रोल, इनको ओन करने वाली बॉडी प्राइवेट है, प्राइवेटली ओन्ड है ये सारे फैक्टर्स, तो वो कैपिटलिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, ओन करती है, तो हम उसे कम्युनिज्म बोलेंगे। एम आई क्लियर हियर? कम्युनिज्म वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, but in capitalism all the factors of production or means of production were privately owned and operated for profit. In communism profit थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम ज़्यादा करता है, पर कैपिटलिज्म में द मेजर मोटिव इज प्रॉफिट ओनली। इसी को क्या बोला गया? कैपिटलिज्म। फिर से capitalism was a system in which the means of production were privately owned and operated for profit, ठीक है। कैपिटलिज्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड है आपका क्या? और क्या इम्पैक्ट आए? तो न्यू सोशल क्लासेस, ठीक है, नई सोशल क्लासेस बनी। कैपिटलिज्म गैव बर्थ टू, कैपिटलिज्म ने बर्थ दिया बहुत न्यू सोशल क्लासेस को, टू न्यू सोशल क्लास, ठीक है। वन क्लास थी फैक्ट्री ओनर्स की, जो एम्प्लॉय करते थे वर्कर्स को, उन्हें वेजेस पे करते थे, ठीक है। एक फैक्ट्री ओनर हो गया और एक फैक्ट्री वर्कर हो गया, ठीक है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, ये जो वहाँ पर काम करते हैं इन्हें मिलते हैं वेजेस। ये फैक्ट्री ओनर है, ये वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं और एट द एंड इन्हें मिलता है प्रॉफिट। तो ये दो क्लासेस नई बन गई आफ्टर कैपिटलिज्म। मेन एम होता है फैक्ट्री ओनर का टू मेक प्रॉफिट। आज तक भी यही है, पहले भी यही था। ये कंट्रोल करते थे कैपिटल को, मनी को। कैपिटल और मनी सेम ही चीज़ें हैं ना। एंड हेंस वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट। मनी और कैपिटल सेम कब होंगे बेटा? जब ये बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। हेंस दे वर कॉल्ड कैपिटलिस्टिक, और इन्हें क्या 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 कहा गया? कैपिटलिस्टिक। They were very prosperous and led a life of luxury. बहुत लग्जरियस इनकी लाइफ होती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा वैसा इनके पास होता था, समृद्धि थी, ये लोग प्रॉस्पर थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। इन्हें क्या कहा गया? कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट। और यही कैपिटलिस्ट थे जो फैक्ट्री को स्टार्ट करते थे, वेजेस प्रोवाइड करते थे वर्कर्स को, ठीक है। चलो, दूसरी क्लास थी वर्कर की, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे। एट द एंड इन्हें रिसीव होते थे वेजेस, ओके। दे वर वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग वेजेस ओनली। दे वर they were an exploited lot and lived in great hardship. इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, इनसे जो
नंबर ऑफ वर्क थे, मतलब जो घंटे इन्हें काम करवाया जाता था वो बहुत ज़्यादा होते थे, और इन्हें जो सैलरी दी जाती थी वो बहुत कम होती थी। तो ऑल इन ऑल इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। Even after working in the entire month, they were not able to save little. पूरा महीना काम करने के बाद भी सेव कुछ भी नहीं कर पाते थे, और इनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप थी। तो पहली क्लास कैपिटलिस्टिक क्लास थी, जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रही थी, इन्हें वेजेस मिल रहे थे, साथ में जो वेजेस थे वो इनफ भी नहीं थे, और बहुत हार्डशिप थी इनकी लाइफ में। नाउ एमरजेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो बेटा टाउन और इन सिटीज का मतलब ही होता है जहाँ पर जो इकॉनमी हो वो एग्रीकल्चर पे बेस ना हो। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर बेस करती है तो उस एरिया को हम बोलते हैं रूरल इकॉनमी। ठीक है बात। अब अगर हम अर्बन इकोनॉमी की बात करें, टाउन की बात करें, सिटीज की बात करें, मीन्स द प्लेस वेयर द इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, वहां पर कुछ और होगा, वो कुछ क्या हो रहा होगा, फैक्ट्रीज खुल रही होंगी, है ना, जहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे। तो जो न्यू मशीन्स थी वो इतनी बड़ी होती थी कि लोगों के घरों में तो लगाई नहीं जा सकती थी, तो फैक्ट्रीज बनाई गई। ठीक है, where capitalists installed the machine, people working at home could not compete with the factory made goods. अब बेटा देखो, आप दो चार लोग घर में सामान बना रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई हैं जो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन कर रही, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो कॉस्ट होगा वो कभी भी इनके कंपैरिजन में अच्छा हो ही नहीं सकता। आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इनके साथ रहेगी। तो आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाए मार्केट में। आप सर्वाइव कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स। People working at home could not compete with factory made system, so they had to go for work in factories. अब इन लोगों ने अपना काम धंधा बंद किया और ये फैक्ट्रीज में काम करने चले गए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है, द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ शिफ्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटीज, और अब आप विलेजेस से कहाँ आ रहे हैं? सिटीज में आ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है? विलेजेस से सिटीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, मेन इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज सच एज मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। दो इंडस्ट्रियल टाउन्स बने, एक था मैनचेस्टर और दूसरा था लिवरपूल। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, पीपल विलेजेस से सिटीज में आ गए, किसके लिए? इन सर्च ऑफ जॉब इन फैक्ट्रीज। ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद। ठीक है, इम्पीरियल और साम्राज्यवाद। ठीक है, तो जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ती गई, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी यूरोप की, उनको दो क्रूशियल कंसर्न फेस करने पड़ रहे थे, मतलब दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके रिगार्ड में उन्हें सोचना ही पड़ रहा था। हमारी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीन्स तो बना ली, अब इनको आपको क्या फीड कराना पड़ेगा बेटा? रॉ मटेरियल। कैन वी मेक शुगर विदाउट शुगर केन? नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन वी मेक बिस्किट विदाउट व्हीट? पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे मैडम किसी और आटे का ले लेंगे हम व्हीट, पर बेसिकली व्हीट और सॉरी बिस्किट और ब्रेड किससे बनता है बेटा? व्हीट से। ठीक है, तो अगर व्हीट नहीं है तो ब्रेड बिस्किट बनाना मुश्किल हो जाएगा, शुगर केन नहीं है तो शुगर बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं मैडम स्टीविया से भी तो शुगर बन सकती है, तो भाई वो कितना कॉस्टली अफेयर है। तो दो चीज़ें जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यू सोच रहे थे वो थी, पहली बात कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिले, और ये रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट में अवेलेबल हो, सस्ते में अवेलेबल हो, सो दैट वी कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट ऑन इट। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न था टू गेट चीप रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लिया है, उस प्रोडक्ट बनाने का कोई सेंस तब तक नहीं निकल जाता स्टूडेंट तब तक हम उसको सेल आउट ना कर दें, है ना। तो अब उसको सेल आउट करने के लिए हमें फिर क्या चाहिए? मार्केट। तो फिर मार्केट कहाँ से लाएं? तो दो सीरियस कंसर्न थे ऑन विच एवरी कैपिटलिस्ट थिंकिंग अबाउट। ओके, पहला रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊं, सो दैट चीप रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊं सो दैट आई कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड अनदर वन इज वेयर वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स, कहाँ पर सेल करना चाहिए।
तो इन दोनों बातों पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, किसका किसका इंग्लैंड का या किसी और यूरोपियन कंट्रीज का, जिसने अपनी कॉलोनी बना रखी है। जैसे हमारे इंडिया में 1947 के पहले किसका पॉलिटिकल डोमिनेशन था? इंग्लैंड का, है ना। चलो 47 तक नहीं था तो 45 तक तो था ही था, 46 तक, क्योंकि 46 में पूरा प्लान आउट हो चुका था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी ही है। तो हम मान लेते हैं, चलो नहीं भी मानते तो 1947 तक पॉलिटिकल डोमिनेशन किसका था? इंग्लैंड का। यूएसए में 1707 तक पॉलिटिकल डोमिनेशन किसका चल रहा था? इंग्लैंड का, कुछ पार्ट में फ्रेंच का, स्पेन भी था वहाँ पर। तो बात ये हो रही है कि आप किसी लेस डेवलप्ड कंट्री को अगर कंट्रोल कर रहे हो तो आपकी दोनों प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती हैं। आप वहाँ से रॉ मटेरियल भी ले आओ, इंडिया के पास भी रॉ मटेरियल था, यूएसए के पास भी रॉ मटेरियल था, और वहाँ पर लोग थे जिनका काम आप लोग पूरी तरह बंद करवा ही चुके थे, तो उनको आप सेल आउट भी कर सकते हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो कॉलोनीज थी एशिया में बनी हो, भले वो अफ्रीका में बनी हो या अमेरिका में बनी हो, बनाने वाले कौन थे? यूरोपियंस। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी चीज़ ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सस्टेन किया। अगेन read it nicely. Political domination of the less developed countries solve these two problem. दो प्रॉब्लम क्या थी? रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे चीप कॉस्ट में, और फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ सेल करोगे। तो जो कॉलोनीज बनाई यूरोपियंस ने एशिया में, अफ्रीका में एंड इवन अमेरिका में, उन्होंने दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और सस्टेन किया किसको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start imperialism in another part. That will be part 3. Okay.